शिक्षक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदय जी एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण, आप सभी को शुभ प्रभात। मैं विभा सिन्हा दयानंद आर्य विद्या पब्लिक स्कूल मांडर में एक हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैं अपना सत्र शुरू करने से पहले आप सभी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया यहाँ पर सामने आपके समक्ष खड़े होकर कुछ वक्तव्य बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके समक्ष एक प्रशिक्षिका के रूप में उपस्थित हूँ, जिसका विषय है हिंदी में शिक्षण रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा विषय ही है हिंदी में शिक्षण रणनीतियाँ, तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदी के विषय में थोड़ी जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा तो है ही, इसके साथ ही साथ हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। महात्मा गांधी के अनुसार वो बोला करते थे, यदि हम अपनी मातृभाषा का अनादर करते हैं तो हम अपनी माता का अनादर करते हैं। यदि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं तो हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो, हम लोग सभी लोग जान रहे हैं, वी आर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो ऑल्सो आर वेरी कंपल्सरी टू स्पीक इंग्लिश, बट डोंट फॉरगेट हिंदी इज अवर मदर टंग, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर मदर टंग। अब मैं हिंदी के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दूंगी, उसके बाद में रणनीतियों के बारे में चर्चा करूंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद के 343 में संविधान में पारित किया गया था। और जैसा हम लोग ये भी जानते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, तो भाषा होने के भाषा क्या होता है, इसकी भी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने तथा दूसरे के विचारों को जानते हैं और समझते हैं। तो भाषा के द्वारा जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोगों को व्याकरण की भी जानकारी उन्हें दी जाती है, ताकि हमारा भाषा जो रहे वो बिल्कुल शुद्ध रहे और अच्छे से बच्चे उसको सीख सकें। हिंदी एक सहज, सरल और सुगम भाषा है और बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, इसलिए कक्ष में बच्चे इस सब्जेक्ट में, विषय में बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। लेकिन आज की हकीकत ये भी है कि जब बच्चे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में सारा चीज वो करते हैं, बट यदि बच्चे को हिंदी पढ़ने के लिए या लिखने के लिए बोला जाता है तो वो भय का अनुभव करते हैं, वो डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये क्यों का ही समाधान हम लोगों को अपनी इस रणनीति में निकालनी है, ताकि बच्चे हिंदी जब बोल रहे हैं तो वो सही तरीके से बोले, पढ़े और लिखे। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें बच्चे को इसकी महत्व की जानकारी देनी बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे किसी भी विषय के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक बच्चे उस विषय को ध्यानपूर्वक या रुचिपूर्वक नहीं पढ़ सकते। इसलिए इसकी शुरुआत मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। आर यू इंटरेस्टेड और आर लिसनिंग स्मॉल लिटिल स्टोरी? से यस और नो? या बचपन की ओर ही आप लोगों को ले जाते हैं। सभी लोग एक शिक्षक शिक्षिका हैं, तो जानकारी तो सभी के पास है। बस आपकी यादों को तरोताजा करते हुए एक छोटी सी कहानी। स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी लोग जानते हैं। वो एक धर्म प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं और युवा लोगों के लिए बहुत वो सम्मानीय भी हैं। स्वामी विवेकानंद को सभी बच्चे, युवा लोग सभी पसंद करते हैं, क्योंकि वो यंग जनरेशन में ही वो कार्य कर चुके जिसको कि करने के लिए काफी लंबे समय तक रहने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म प्रचार के लिए बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद, उनका वेशभूषा सभी लोग जानते हैं, एक साधारण सी कुर्ता, एक शॉल और धोती में वो रहा करते थे। इसी सादगी के साथ वो शिकागो शहर में पहुंचे। वहां पर बहुत दूर दूर से, हर तरह से सभी देश के कंट्री के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे।
क्योंकि हमारा भारत अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी प्रचलित है, तो वो अपनी साधारण वेशभूषा के साथ पहुंचे थे, लेकिन उनमें जरा सा भी उनको बुरा फील नहीं होता था कि हम साधारण हैं और मेरे सामने लोग कोट में पैंट में पहने हुए हैं, और उनको कभी भी बुरा फील नहीं होता था। वो उसी जब वो सभा में उपस्थित हुए तो एक चेयर में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक अंग्रेज ब्रिटिश जो था वो उनके पास आया और उनसे पूछा, पहले से उनको स्वामी विवेकानंद के बारे में पता होगा, वो उनसे जाकर उनसे बात विचार करना चाहें तो वो जाकर उनसे बोले हेलो। वो ब्रिटिश जो था वो स्वामी विवेकानंद के पास जाकर बोला हेलो। रिप्लाई में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दोनों करकमलों को हाथ को जोड़कर उनसे कहा नमस्ते। वो ब्रिटिश सोचा कि ये आदमी एक साधारण सा छोटा दिखने वाला आदमी यहाँ पर आया है, ये क्या यहाँ पर लोगों को संबोधित करेगा या फिर कुछ बोल पाएगा। क्योंकि वो इंग्लैंड का था, ब्रिटिश था, उसको हिंदी बोलना नहीं आता था, फिर भी वो छोटी मोटी टूटी फूटी हिंदी में पूछा आप कैसे हो। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया आई एम फाइन। वो ब्रिटिश सोचा ये क्या, जब मैंने वो मन में ही सोचा ये क्या, जब मैं उनसे अंग्रेजी में पूछा तो उनका रिप्लाई हिंदी में आया, और जब मैं हिंदी में उनसे पूछा तो वो अंग्रेजी में रिप्लाई दिए। इट मीन्स कि वो पढ़े लिखे हैं, बट इसका रीज़न क्या है, आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सामने से स्वामी विवेकानंद से पूछ दिए कि जब मैं आपको हेलो बोला तो आप नमस्ते बोले, जब मैं आपसे पूछा आप कैसे हो तो आप आई एम फाइन बोले, इसके पीछे का क्या कारण है। एनीवन जानते हैं इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया होगा, जानते हो, सुना होगा स्टोरी है, ठीक है मैं बता के भूल जाते हैं समय के साथ लोग, इवन अभी हम लोगों को कखा गगा भी पूछा जाता तो भूल जाते हैं। उनका रिप्लाई था जब आपने हेलो कहा तो आप अपने देश की भाषा का सम्मान किए, उस समय मैंने नमस्ते कहकर अपने देश के भाषा का सम्मान किया, और जिस समय आपने आप कैसे हो कहकर मेरे देश के भाषा का सम्मान किए, मैंने आई एम फाइन बोलकर आपके भाषा का सम्मान किया। तो भाषा यहाँ पर भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोगों को ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि हिंदी ही हमारी पहचान है, आन बान और शान है। तो हिंदी को कभी भी इग्नोर ना करें, इंग्लिश तो सीखना ही है, बिकॉज इंग्लिश इज अवर फ्यूचर लैंग्वेज, सो ऑल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज, बट प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज आई एम हिंदी टीचर। तो छोटी सी कहानी थी मेरा हिंदी भाषा से, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं अपने सत्र की शुरुआत करने जा रही हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षण विधियाँ क्या है। शिक्षण विधि, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते जब हम क्लासरूम में कक्ष में पहुँचते हैं तो हमारी में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किन किन तकनीकों के साथ क्लासरूम में जाएं और अपने बच्चे को मोटिवेट कर जो एक टीचर का मकसद होता है, हर टीचर का यही मकसद होता है कि जो मेरे अंदर ज्ञान है वो हम अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं। ज्ञान तो पहुंचाना ही है, लेकिन बच्चे उस चीज का आउटपुट किस तरीके से देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि जो टीचर बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चे उसको कितना समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए शिक्षण की कई नीतियां होती है, कई विधियां होती हैं जिसको कि हम लोगों को बच्चे के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। यह वे विधियां हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य आरंभ और संपन्न करता है। एक टीचर जब कक्षा में जाता है उसके पास 40 मिनट्स 45 मिनट्स रहते हैं, तो टीचर किस प्रकार अपने क्लास का स्टार्ट करे और किस प्रकार समापन करे, ये 45 मिनट्स का पूरा प्लानिंग एक टीचर के पास होना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखें, उसको ग्रहण करें और क्लास में कभी भी बोरियत फील ना हो। सेकेंड पॉइंट है, कुशलता से इनका प्रयोग करने पर छात्रों में सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है तथा कक्षा में उतना ही अच्छा वातावरण बनता है। टीचर जितने पॉजिटिवली सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बिहेवियर के साथ क्लास में करेंगे, क्लास का वातावरण उतना ही अच्छा रहेगा। कक्षा को बोझिल और उबाऊ बनने से बचाना चाहिए और कक्षा को रोचक बनाने तथा बच्चों में निरंतर सीखने की उत्सुकता बनी रहे, इस पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, जब हम क्लास में जाते हैं तो एक टीचर और एक बच्चे के बीच में जो एक
डिस्टेंस कायम रहना चाहिए, वो हम लोगों को कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो टीचर के संपर्क में बहुत अधिक घुल मिल जाए, बहुत उनसे वो बातें करे, लेकिन एक टीचर होने के नाते हम लोगों के पास कुछ लिमिटेशन रहती है जिसको कि हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बच्चे तो चाहते ही हैं कि हम टीचरों के समक्ष में रहें और उनसे अच्छी अच्छी बातें करें और उनसे घुल मिल जाए, लेकिन यदि बहुत अधिक घुलते हैं तो बच्चे में डर का नाम खत्म हो जाता है और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी एक शिक्षक को अच्छी तरीके से जाननी चाहिए। कोशिश करिए कि हर विद्यार्थी मूल अवधारणाओं को समझे और आत्मसात करे। आत्मसात करे मतलब कि जो भी चीज हम बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वो उसको अपने से कनेक्ट करे, वो जोड़े कि हाँ ऐसा होता है, हमने ये चीज को देखा है, उसको वो ग्रहण करे। आत्मसात करे इट मींस कि वो उस चीज को ग्रहण करे। नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए किसी भी विषय को बिना समझे याद करने या रटने से रोके। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में चलता रहता है कि अरे छोड़ो ना, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया गया है, लास्ट टाइम में उसको हम याद कर लेंगे और एग्जाम दे देंगे और नंबर हम पा लेंगे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि बच्चों में रटन विद्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो नंबर तो सिर्फ क्लासेस के लिए लाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आगे जाकर उनका जो ज्ञान है वो उनको काम आने वाला है, ना कि उनकी रटंत विद्या याद आने वाली है। रटंत विद्या, अभी यहाँ पर हम लोग जो भी बैठे हुए ना, हम लोगों को नहीं पता है कि क्लास 6 में हमारा मार्क्स क्या आया था, रैंक क्या आया था, मैट्रिक में। चलो मैट्रिक तो जरूरी है कि हम लोगों को फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, इसलिए याद है, यदि उसका जरूरत ना रहे तो वो भी हम भूल जाए। तो बच्चे मार्क्स गेन करें उसके लिए ना पढ़ाएं, बच्चे चीजों को ग्रहण करें, उस चीज के लिए हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, और रटने की शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ ऐसा होता है कि बच्चे को कंटिन्यू कुछ भी चीज आया, कोई भी टॉपिक मिला, बस टीचर बोलते हैं लिखो, ढूंढो लिखो, तो कभी कभी कंटिन्यू लिखवाते रहना भी बच्चों के लिए बोझिल हो जाता है। बच्चे को सिर्फ लिखवाते ना रहे बल्कि चर्चा कर विद्यार्थियों को उस निर्णय तक पहुंचने दे जो आपका शिक्षण लक्ष्य है। हमेशा हम लोगों को टीचर्स को क्लास में एक्टिव रहना चाहिए, उनसे बच्चों से हमको कोऑर्डिनेट बनाकर हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए। चर्चा ही शिक्षण का सही साधन होता है। जितना कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट में और टीचर में, बच्चे उतना ही अधिक चीजों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट है, एक बच्चे जब अपने घर से आते हैं तो अपने घर के माहौल को बोला भी जाता है कि विद्यालय में सेकंड माँ बाप जो होता है वो शिक्षक ही रहते हैं। जितना समय बच्चे अपने घर में रहते हैं उससे छोटे बच्चे पल भर कर बड़े होते हैं, तो शिक्षक शिक्षिका भी एक माँ बाप के रूप में, एक पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स वो होते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या अंतर्मुखी, क्या बहिर्मुखी, उनमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या गुण है, उन सब चीजों को भी एक टीचर को जानना चाहिए। क्योंकि एक क्लास में सिर्फ एक तरह के बच्चे नहीं रहते, हम लोगों के पास मिक्स बच्चे रहते हैं। कुछ बहुत अधिक चीज़ों को तुरंत समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा बाद में समझते हैं, किसी को कुछ दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। तो बच्चे किस तरह के, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, छात्रों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, सराहना करें और उन पर आपको विश्वास है हमेशा ये जताएं। नेक्स्ट है कि बच्चे यदि कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और बच्चे प्रोत्साहित कब होंगे? बच्चे प्रोत्साहित कब होंगे? जब हम उनको इंकरेज करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे। बच्चा यदि हमारे लिए कुछ थोड़ा सा भी करता है, यदि वो एक लाइन भी लिखता है, मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 लाइन में लिखना है, बच्चा एक लाइन ही लिखा, ठीक है काफी है, तुम आगे कर सकते हो, ऐसा बोलकर हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको सराहना करना चाहिए, ठीक है तुम नेक्स्ट टाइम अच्छे से कर लोगे, ऐसा बोलना चाहिए। ना कि तुम क्या किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको और लिखना चाहिए था, उसको कभी भी हतोत्साही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, अन्य छात्रों के सामने उनकी आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी क्लासेस में किसी एक बच्चे को टारगेट करके उसे डांटना, पीटना, मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बच्चे मेंटली प्रेशर में आते हैं, परेशान होते हैं, वो दिन भर सोचते रहते हैं आखिर क्या ऐसा बात है कि पर्सनली मैम मुझसे ही ऐसा बोली। तो कभी भी आलोचना क्लास में एक बच्चे का कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, बच्चे से प्रॉब्लम है,
लेकिन उससे हम लोग अकेले में और साइड में बात करें। हम लोगों के पास इतना समय रहता है कि हम बच्चे से प्यार से दुलार से भी बात कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक शिक्षक को सर्वप्रथम स्थान सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को देना चाहिए। यदि हम एक अच्छे शिक्षक हैं तो हम स्कूल आ रहे हैं, इट मीन्स कि मेरे लिए सबसे बड़ा कौन है? एक बच्चा। बीएड, डीएलएड कोई भी चीज आप कोर्स करते हो तो इसमें पहला शिक्षा हम लोगों को यही दिया जाता है कि एक शिक्षक होने के नाते एक बच्चा जो है उसके लिए सर्वप्रथम स्थान रखता है। इसके बाद बहुत सारे टीचरों को भी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो बच्चों के साथ जो भी परेशानियां होती है लिखने में, पढ़ने में, उसमें पूरी तरीके से एक शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यदि लिखने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को श्रुति लेख करवाना चाहिए, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करवाना चाहिए, उसकी गलती को समझाना चाहिए। कभी कभी होता है क्या है ना कि टीचर बच्चे को दे देते हैं, बच्चे अपने से खुद से करता रहे, बहुत अच्छी बात है, बच्चा खुद से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर को मार्गदर्शक बनकर उसको करेक्शन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हाँ तुम अपने से कियो, गुड, वेरी गुड। बट अंततः लास्ट में उसको टीचर के द्वारा मार्गदर्शन होना चाहिए कि यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो गई है या बेटा इसको तुम फिर से सही से करो। सर एक वीडियो इसके लिए शो कीजिए। This video will help us review the teaching strategies we are using inside the classroom. Let's start. A teaching strategy is the method you use to convey information to your students. There may be a particular strategy that works well with your group of students one year that won't work with your students the next year. Because of this, it's important to have lots of teaching strategies in your toolbox. Here are some of the top ideas for you to use. Number 1, modeling. After telling students what to do, it's important to show them exactly how to do it. This will help your students who are visual learners too. Number 2, feedback. Students don't always know if they're doing a good job without you telling them. Regularly provide written or verbal feedback for individual or group assignments. Also, it can be beneficial to turn the tables sometimes. Let the students provide you feedback to tell you how you're doing too. Number 3, experiential learning. Students learn by doing, so create experiences for them to see the concepts in action. Let them practice the concepts in a safe environment. Then, they should reflect on the experience and discuss what they learned from it. Classroom activities that you can do for experiential learning include fun games, experiments, or simulations. Number 4, student-led classroom. When students get to be the teacher for the day, they learn things that they wouldn't have learned otherwise. If you have students team teach or work in groups to teach a new topic, you'll find that other students will learn from their peers. Number 5, mistakes. If you ever accidentally spelled a word wrong on the board, you know that students love to identify mistakes. When you're teaching a new skill, make an example video with mistakes. Let students practice the skill by identifying and fixing the mistakes for you. Number 6, class discussion. Another way for students to teach each other is through class discussions. As students take turns discussing the subject, you can assess their knowledge and discover which student grasped the concepts and to what extent. Number 7, cooperative learning. Students learn effectively when they're working together. Plan activities that require students to work together and learn from one another. In the process, they also learn critical thinking skills, communication skills, problem-solving skills, and more. Number 8, inquiry-guided instruction. By asking questions and working together to solve the problems, students get to be involved in the learning process.
The class can work together to determine the answer and report it. As students do the work to discover the answers on their own, they remember the concepts better and more fully. Number 9, lesson objective transparency. Rather than letting your students figure out what they should be learning on their own, just tell them. Clearly state your lesson goals and objectives. You can announce it in class or write it on the board. Just make it simple and clear for all your students to understand. Then, they know what they're working towards and what they should know by the end of the class. This is also really helps to reduce student anxiety. Last, number 10, the graphic organizers. Graphic organizers summarize the information in a concise manner. Using a flowchart, Venn diagram, or web, students get to see the information in a new light. This helps them organize the information in their minds so they can better grasp the new concepts. हम लोग इस वीडियो के द्वारा ये देखें कि एक टीचर को बच्चों को किस प्रोसेस के साथ पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी हम बच्चे को कुछ भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसके अंत में हमेशा कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो बच्चे को उससे पहले उस चैप्टर के लिए पाठ के लिए तैयार रहने के लिए बोलना चाहिए ताकि बच्चों को कुछ शब्दों का ज्ञान पहले से हो सके। उसके बाद जब कक्ष में पढ़ाया जाए तो वो चीज़ों को दोबारा सुने और घर में जाकर उसको दोहराए। इस प्रकार एक पाठ का वो 3 बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पाठ के अंत में हमेशा एक चुनौती रखना चाहिए जिससे कि बच्चे उस पाठ को अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रखें। एक टीचर को उस पाठ से कुछ ऐसी यूनिक बातें निकालकर सामने बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वो पूरा जीवन याद रखे कि हाँ, कक्षा में टीचर के द्वारा मुझे उस पाठ के लिए ये चीज बताया गया था। इसमें लास्ट में चुनौतीपूर्ण चीजों को हम लोगों को रखना चाहिए। हास्य, व्यंग्य, मनोरंजक और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों के मूल अवधारणा का विकास करें। मान लीजिए किसी चैप्टर कोई पाठ हम लोग बच्चे को बताते हैं जिसमें एक न्याय चैप्टर है, तो न्याय का मतलब बच्चे समझते हैं कि हाँ क्या गलत है और क्या सही है। तो वो डेली लाइफ में अपना कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिसमें न्याय अन्याय होते हुए वो देखते हैं। तो बच्चों को रोजमर्रा की, जब बच्चे प्रतिदिन आते हैं जाते हैं तरह तरह की चीजों से वो अवगत होते हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई को अपनी रोजमर्रा की चीजों से कनेक्ट करे, वो जोड़े। जब वो जोड़ेगा तो वो चीजें बच्चे को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी बात लिखा गया है, घड़ा भर देना नहीं बल्कि आग जलाकर प्रकाश देना ही शिक्षक है। तो टीचर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सिलेबस दिया जाता है, पाठ्यक्रम दिया जाता है कि पूरा साल आपको दिया जा रहा है, इस चीजों को बच्चों को दे देना है। लेकिन क्या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना ही पढ़ाई होता है? नहीं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना पढ़ाई नहीं होता। उस सिलेबस से बच्चा सीख कर अपने जीवन में किन अच्छाइयों को वो लागू करता है वो मायने रखता है। क्योंकि पढ़ाई बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए दी जाती है और बच्चा यदि पूरा साल पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं सीखता है तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि घड़ा भरना ही पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा उस चीज से क्या प्रकाश फैला रहा है वो पढ़ाई कहलाता है और वो प्रकाश फैलाने का कार्य एक शिक्षक के द्वारा ही बच्चों से करवाया जा सकता है। तो हम एक शिक्षक हैं, सबसे पहले हमको ये याद रखकर ही विद्यालय में अपनी पैर को रखनी चाहिए और पूरी ईमानदारी से अपने वर्क को करना चाहिए। छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और छात्रों को ही उनका जवाब भी देने दें। शिक्षण विधि का ये एक महत्वपूर्ण विधि है कि जब बच्चे क्लास में क्वेश्चन राइज करते हैं, इट मीन्स कि टीचर की पढ़ाई सफलता की ओर जा रही है। एक टीचर को प्राउड फील करना चाहिए जब क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछे, इट मीन्स कि बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, है ना बात। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आती इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं।
हम लोगों को बच्चे को उस लायक बनाना है कि बच्चे सामने से खड़े होकर टीचर से सवाल पूछे और टीचर का फर्ज बनता है कि टीचर उस सवाल का जवाब दे। लेकिन यहाँ पर सवाल देने का तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए। बच्चे यदि सवाल पूछ रहे हैं तो पहला प्रयास बच्चे को देना चाहिए कि एक बच्चा यदि सवाल कर रहा है तो दूसरा बच्चा उस सवाल का जवाब दे सके। इससे दूसरे बच्चे भी सीखेंगे और जो बच्चा सवाल किया है वो भी एक ऐसा सहपाठी होने के नाते वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। तो सवाल पूछना भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बातें होती है, ये भी शिक्षा का एक पार्ट होता है। एक पर्सनल फीलिंग यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि दूसरे जगह से आते हैं, फर्स्ट टाइम स्कूल आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि बच्चे दूसरे जगह से आ रहे हैं तो उनको क्या फीलिंग होता है। वो बच्चे डरे हुए रहते हैं, कैसा वातावरण मिलेगा, मेरे कैसे नए दोस्त होंगे, शिक्षक शिक्षिका वहाँ पर कैसी होंगी, बच्चे बहुत घबराए रहते हैं। उस समय टीचर को बच्चों के साथ काफ़ी रूडली बात नहीं करना चाहिए। वो जिस सवाल से खुश हो हमें हमेशा वैसा सवाल ही बच्चे से पूछना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा स्कूल में पहला अनुभव कैसा रहा। अच्छे अच्छे दोस्तों से बात करना, उनको एक दूसरे से मिलाना, ये सारा पार्ट हमारे एक शिक्षक के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें कक्षा को विषय से भटकने ना दे ताकि सत्र का समापन समय पर ना हो सके। हमारा जो भी चैप्टर रहता है, जो भी पाठ रहता है, उससे हम बातों बातों में अपने विषय को इधर से उधर भटकाए ना कि उसको हम सही तरीके से वर्क कर सकें। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधि के प्रकार, सभी लोग टीचर हैं, हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन विधि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा में हर तरह के बच्चे रहते हैं और हमें हर को लेकर चलना है, ना कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे को लेना है बाकी कम पढ़ने वाले को छोड़ देना है, या तो फिर सिर्फ कम पढ़ने वाले को लेना है और बाकी जो तेज बैठे हैं उसको छोड़ देना है। ऐसा कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। कम पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले, एवरेज बच्चे, सभी को हम लोगों को समानता से लेकर चलना है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हर विधि का प्रयोग किया है जिससे कि हम कम समझने वाले बच्चे को भी ऊपर कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण विधियों के प्रकार में निगमनात्मक तथा आज्ञात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जिसको कि हम लोग सुकराती विधि भी कहते हैं। करके सिखाना, शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन योजना और लास्ट है वर्धा योजना या बुनियादी योजना। ये सब विधि है जिसके द्वारा हम कक्षा कक्ष में बच्चों को सिखा सकते हैं। पहला है हमारा लिखनात्मक तथा आज्ञात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए उनके उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी विधि को आज्ञात्मक विधि कहते हैं। अब मैं अपने राजेश सर को याद करूंगी, कल वो हिंदी की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे, जिसमें उन्होंने चौराहा, वीणा पानी का उदाहरण दिए थे। तो वो उदाहरण हम लोगों का पहली वाली विधि में पुट होता है, उसमें वो सेट होता है राजेश सर, इसलिए मैं आपको याद की। थैंक यू आइडिया देने के लिए। ये जो निगमनात्मक या आज्ञात्मक विधि होती है उसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पर निगमनात्मक का मतलब होता है कि पहले बच्चे को, और ये सबसे अधिक हम लोग फॉलो कर सकते हैं व्याकरण में, ठीक है, जो नहीं व्याकरण में इसका हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं। निगमनात्मक और आज्ञात्मक में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम बच्चे को परिभाषा पहले दे देते हैं और उदाहरण बाद में देते हैं, और कुछ में यदि बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो पहले हमें उदाहरण देना पड़ता है और बाद में उसकी परिभाषा देनी पड़ती है। जैसे यदि हम लोग संज्ञा को ही लें तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, जो भी चीज हम लोग देखते हैं उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे जब कक्षा कक्ष में बैठे हुए रहते हैं तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनके खुद के सहपाठी रहते हैं, कुर्सी, टेबल, श्यामपट्ट, पंखा, बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो एक टीचर पहले उदाहरण देते हैं, बेटा ये पंखा है, ये बेंच है, ये तुम्हारा दोस्त है राम है, श्याम है। तो
इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वो कहलाता है अज्ञानात्मक विधि। ठीक है, पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा, वो कहलाता है अज्ञानात्मक। लेकिन पहले परिभाषा देते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, पंका, इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं निघनात्मक विधि। तो हम लोगों को दोनों ढंग का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे जो विधि से समझ सके उसमें टीचर का ही फायदा है। बस टीचर का तो लक्ष्य ही होता है बच्चों को समझाना। तो निघनात्मक विधि और अज्ञानात्मक विधि दोनों तरीके से हम बच्चे को चीजों को समझा सकते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। तो बेटा जिसमें पहले संख्या आता है ना, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। बीना पानी, जिसमें चीजों को विग्रह किया जाता है लेकिन वो किसी और के लिए अर्थ देता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों तरीका अप्लाई करना चाहिए टीचर को, ताकि बस हमारा मकसद होना चाहिए चीजों को बच्चों को समझा देना। दूसरा है हमारा संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। इसमें भी कभी कभी होता है कि बच्चे छोटी चीजों से बड़े चीजों को समझते हैं। हमारा पढ़ाई का लेवल ही होना चाहिए कि पहले, जैसे मैं हिंदी यदि पढ़ाऊंगी बच्चे को, तो पहले बच्चों को वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। वर्ड मीन्स की अक्षर क ख, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर टीचर उस वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, ब बश, कमल कमल, वगर मगर, अजगर अजगर। तो वर्णों को जोड़कर जब हम शब्द बनाते हैं तो बच्चे को समझाएंगे वो शब्द बन गया। लेकिन जब उसी शब्द को हम वाक्य बनाते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो छोटे से बड़ी की ओर जब हम जाते हैं तो वो कहलाता है संश्लेषणात्मक विधि। लेकिन कुछ बच्चा होता है कि नहीं मैम, राम आम खाता है, वो पहले समझ रहा है। तो ठीक है बच्चा, तुम पहले वही समझो कि राम आम खाता है, इट इज वाक्य, सेंटेंस। तो राम आम खाता है तुम समझ गया ना। अब राम जो है वो तुम्हारा शब्द है। उसके बाद राम को तोड़ दो, र, उसमें आ की मात्रा और मां, तो ये बन गया वर्ड। इट मीन्स कि छोटे से बड़े की ओर जाना या बड़े से छोटे की ओर जाना। यदि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं वो कहलाता है संश्लेषणात्मक, और यदि हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं वो कहलाता है विश्लेषणात्मक विधि। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। बस रणनीति का मतलब ही तो यही होता है कि लड़ो, बच्चों को समझाने के लिए जो विधि हम लोगों को अप्लाई करना पड़े वो करो। नेक्स्ट है वस्तु विधि या दृष्टांत विधि। तो वस्तु विधि, वस्तु चीजों को दिखाकर, दृष्टांत विधि दिखाकर या सुनाकर। तो बहुत सारी चीजें TLM के रूप में हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं। बच्चे बैठे बैठे ही, जरूरी नहीं रहता है कि हम लोग पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके ही बच्चों को समझाएं। समझाने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें क्लासरूम में भी रहती है, क्लासरूम के प्लेग्राउंड में भी रहती है। पुस्तक तो रहता ही है, पुस्तक तो लास्ट हथियार है। हम लोगों का प्रयास करना चाहिए पहले बच्चे को ऑन लैंग्वेज अपनी भाषा में चीजों को समझाएं। तो वस्तु विधि के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बहुत सारी चीजों को दिखाकर समझाते हैं। वस्तु विधि और दृष्टांत विधि दोनों मिलता जुलता है। वस्तु विधि चीजों को दिखाकर, दृष्टांत विधि बच्चों देखकर और सीख कर सीखते हैं। तो क्यों ना इस विधि को करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी अप्लाई किया जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज को अच्छे से समझ सके। एक कहानी है जिसके द्वारा हम लोग बच्चे को समय का सदुपयोग के बारे में बताएंगे और समय का सदुपयोग किस तरीके से करना चाहिए। कर लेते हैं मैडम, उसके बाद एक्टिविटी कर लेते हैं।
रूपाली, बेटा पढ़ रहे हो? तुम्हारा भाई चिंटू अभी कहाँ है? माँ वो खेल रहा है, इतना बोलते हैं उसको पढ़ने के लिए, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। माँ बेटा चिंटू, जी माँ। चिंटू, जी मम्मी। देखो तुम्हारी बहन कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, तुम कितना खेलोगे बेटा? मम्मी थोड़ा सा और 10 नहीं। मिनट और मम्मी प्लीज मम्मी। आप ही बोलिए, मेरी तो ये बात सुनता नहीं। चिंटू, रूपाली की तरह अगर इस बार तुम्हारे अंक नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें मैं क्या पनिशमेंट दूंगा ये मैं नहीं जानता। इसलिए अभी खेलना बंद करो और बहन के साथ जाकर के पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। रूपाली, अपने भाई को अपने सामने बैठा करके पढ़ाओ। चलो पढ़ाई करो। अभी आए दीदी। चिंटू, टू का टेबल लर्न करो। बोलो 2 1 Z दीदी मन नहीं करता। चलो बोलो 2 1 Z 2। 1 जा 2 2 2 जा 5 2 4 जा 10। माँ नहीं हम सकेंगे चिंटू से, एकदम वो पढ़ाई नहीं करता, मुझे भी डिस्टर्ब करते रहता है। चिंटू, खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। काम खींचो क्या तुम्हारी कि पापा के पास ले चलो तुम्हें? पढ़ो मन लगाकर। तो बोलो दीदी। दीदी क्या खेलने आते हैं? तुम ना पढ़ाई करो, मैं तुरंत खेल के आता हूँ। मैं अभी तुरंत खेल के आता हूँ मेरी प्यारी दीदी। तुम पढ़ने आता हो ना? तो मम्मी डांटेगी तो हम नहीं डांटे ना, पापा भी गुस्सा करेंगे और इस बार रिजल्ट खराब हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाओ जल्दी आ जाना है। दीदी मैं 5 मिनट में आया, ठीक है? फिर मौसम खराब है बेटा, समझने की कोशिश करो भाई। मैं अभी आया दीदी, मैं अभी आया। ठीक। ऐसा है ना कि तुम बात और रूपाली को परेशान मत किया करो। चिंटू अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो तुम रूपाली को ज्यादा मत परेशान करो। अब मेरे को तो घर जाना चाहिए। रूपाली, तुम्हारा भाई कहाँ है बेटा? तुम अकेले पढ़ रही हो? शाम हो गई, पता नहीं वो कहाँ गया है। चिंटू कल एग्जाम है, चलो पढ़ाई कर लो, मौसम खराब है बहुत। अच्छा ठीक है। अंधेरा हो जाएगा, 5 मिनट। लाइट चली जाएगी, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? दीदी 5 मिनट में मैं अभी आ जाऊँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं आ जाऊँगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। सुनिए जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी कुछ बात करनी है। बताओ, बस तुम्हारी बातें तो तुम्हारे बेटे के ऊपर ही होगी। मैं क्या करूं? रूपाली को जो मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ, वो कितनी प्यारी बच्ची है, पूरी बात सुनती है। आपका बेटा मेरे कहे में नहीं है, आप जैसे चाहें उसे समझाएं। मैं तो दिन भर नहीं रहता, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। वो दिन भर करता क्या है? मैं चाहे जितना भी उसे समझाती हूँ, वो मेरी बात का नज़रअंदाज करता है, अपना पूरा समय खेल में बर्बाद करता है। रूपाली मन लगाकर पढ़ रही है, परीक्षा आ रहे हैं, अच्छे नंबर से उसे पास होना है, आपका बेटा बात सुनता ही नहीं। ठीक है ठीक है। क्यों रो रहे हो चिंटू तुम? दीदी अंधेरा क्यों किए हुए हो? रात हो गई, पता चला तुमको? अब तो एग्जाम भी पास में। मैं तो अपना सारा पढ़ ली, अब तुम समझो। दीदी कैसे करूँगा मैं? चलो सो जाओ, कोई उपाय नहीं है। मम्मी से डांट सुनना, पापा से भी डांट सुनना। ठीक है, मैं सो जाता हूँ। सुबह हो गई, एग्जाम देने के लिए लोग जा रहे हैं, कोई ठीक है? बोलेगा का बात है। चिंटू, रूपाली, बेस्ट ऑफ लक बेटा, सबसे अच्छे से पेपर कंप्लीट। बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। दीदी आशीर्वाद दो पापा। पिंक 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 पिंक।
ना जाने हमारा बेटा कैसा एग्जाम दे रहा होगा। रूपाली पे तो पूरा भरोसा है कि वो अच्छे अंकों से अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी, पर चिंटू क्या करेगा उसके बारे में सोच सोचकर मैं दिन भर परेशान रहता हूँ। उसका आने वाला कल क्या होगा मैं नहीं जानता। देखिए जी, मेरे और आपकी चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं। उसके बदले में हम थोड़े ना बैठकर पढ़ाई करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। मैम कंप्लीट। मैम कंप्लीट। अच्छा चिंटू, ये दोनों ने एग्जाम दे दिया, लिख दिया? अब तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कि तुमने कैसा मार्क्स लाया दोनों ने। और मैम हम लोग का रिजल्ट आज ही तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है चिंटू? बिना मम्मी पेरेंट्स के तो हम रिजल्ट नहीं देते हैं। क्यों, पता नहीं था? मैंने कहा था ना पेरेंट्स को लेके आने के लिए। नहीं, चलिए रिजल्ट लाने। चलिए पापा। मैम ने आप लोग को बुलाया है। अच्छे अंक तो आ जाएंगे ना? जी पापा, बिल्कुल आ जाइए। वो देखता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिंटू। गुड मॉर्निंग रूपाली। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो रिजल्ट रूपाली, तुम्हारा तो पूरे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है। तुमने सारे विषयों में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो तुम फर्स्ट डिवीजन आई हो। ठीक है, ये लो तुम्हारा रिजल्ट। मम्मी को अपना रिजल्ट दो। मेरा रिजल्ट। वाह, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। मम्मा। और चिंटू, तुम तो सारे विषयों में फेल हो गए हो। क्या करते हो? कहीं खेलते हो? हैं? खेलना कूदना बस यही तुम्हारा काम है। देखो रूपाली, तुम्हारी बहन कितना अच्छा मार्क्स लाई है, सब विषयों में अच्छे नंबर लाए हैं उसने, और तुम फेल हो गए। लो अपना रिजल्ट। क्या बताइए मैम? कैप हटाओ। क्लास में आते हैं तो कैप हटा के आना चाहिए ना। अब रोने से क्या होगा? मुझे भी पास होना है, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें ये करना है कि और अच्छे से मेहनत करना है। अगले एग्जाम के लिए तुम्हें तैयारी करनी है कि तुम दीदी से भी अच्छा लाओ, समझे? आज से टाइम से खेलना कूदना करोगे। हर समय खेलना जरूरी नहीं है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेलना और सोने के समय सोना। समझ में आया? चिंटू इधर आओ बेटा। अब तुम्हें समझ आया हम तुम्हें समय का सदुपयोग करने के लिए क्या कह रहे थे? बेटा, खेल उतनी ही देर अच्छा होता है जितने में तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर तुम समय का सही उपयोग करते तो आज तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हारे भी अंक अच्छे आते। समय बर्बाद करने वाली को एक दिन समय ही बर्बाद कर देता है। ठीक है ना? आगे से हमेशा अच्छे नंबर से पास करना, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना। तुमने तो इसे समझा दिया, पर अगर इसके अकल ठिकाने आए हो तब ना। मैं तो बस यही कहूँगा कि समय रहते अगर सीख गए तो अच्छी बात है, वरना समय ही तुम्हें एक दिन सिखला देगा। और आज इसका परिणाम तो तुम भुगत ही चुके हो। अब आने वाला समय देखते हैं। चिंटू बेटा, तुम अभी क्या सीखे ये बताओ समय के बारे में। मैंने अभी यही सीखा कि हमें कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी पॉसिबिलिटी हो हमें अपना समय को बचा के उसके अनुसार वर्क करना चाहिए, क्योंकि टाइम किसी का भी वेट नहीं करता। हमें टाइम के अनुसार ही हर काम करना चाहिए। अगर 24 आवर्स है तो 24 आवर्स ही होंगे, वो 24 से 25 नहीं होंगे। इसलिए टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। थैंक यू। Thank you, Ranna ma'am, Seema ma'am, Anita ma'am, Premlata ma'am, and Jyoti ma'am. Thanks all of you for covering me. तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार बच्चों को समय का सदुपयोग को दिखाते हुए उसके महत्व को समझाया जा सकता है। तो आप लोगों ने सीखा कि किस प्रकार जब बच्चे बोर फील करने लगते हैं तो उसे हम एक दूसरे बच्चे को ही बुलाकर मोटिवेट किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। व्याख्यान का मतलब होता है किसी भी चीज को बस उसका व्याख्या करते रहना, जो बच्चों के लिए सबसे बोरिंग चीज होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो पूरे तरीके से निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव
के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि फिर भी व्याख्यान करना टीचरों का कर्तव्य होता है, शिक्षकों को करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। वर्णन के द्वारा सिखाया जाता है, इस विधि में बच्चे निष्क्रिय होते हैं। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वाध्याय द्वारा सिखाना चाहिए। मतलब कि बच्चों को सबसे पहले मौका देना चाहिए कि वो अपने से खुद से अधिक चीजों को बताए। नेक्स्ट है योजना विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डिव्यू, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि ने सम्मिलित प्रयास का फल योजना विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसको तरह तरह के उदाहरणों से भी हम समझा सकते हैं। बच्चों के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिए जिससे कि बच्चे उस चीज को सोचे, समझे और खुद से उसका हल निकाले। समय तो कम है, लेकिन भी मैं एक एक्टिविटी कराना चाहूँगी बच्चों को। कक्ष में चीज़ों को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि 10 से 12 शिक्षक आए, बस मस्ती करना है, खेलना है और जाना है। तो आप लोग आइए, बस खेलना है, एंजॉय करना है, प्लीज खेलना है। आइए मैम, मस्ती करते हैं, थोड़ा खेल खेल में थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। कुछ नहीं करने का, बस 2-3 मिनट का ग्रुप बना लेना, बस नहीं सिर्फ कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ खड़े हो जाइए, कुछ नहीं, बस मस्ती करना है। मैं बोली ना कि क्लास में जब बोरियत फील होने लगती है तो कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम लोग 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर पढ़ेंगे। अभी बच्चों को पढ़ाएंगे 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर। हम लोग जानते हैं ना, 2 अक्षर में 2 अक्षरों का साथ होता है, 3 अक्षर में 3 अक्षरों का साथ होता है। तो बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ सके। आओ मिलकर शब्द बनाएं। हम एक शब्द बोलेंगे, वो हॉट्स को साइड हो जाएंगे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। आओ मिलकर शब्द बनाएं। 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 अजगर, अजगर, 1 2 3 4 3 अलग हो गए। जाना नहीं है मैम, अभी और भी कंटिन्यू चलेंगे, जाना नहीं है। चलो फिर आओ मिलकर शब्द बनाएं। आओ मिलकर शब्द बनाएं। आओ मिलकर शब्द बनाएं। कमल, कमल, प्रेमलता मैम और इंटरव्यू मैम। चलिए नेक्स्ट फिर से एक और एक। आओ मिलकर शब्द बनाएं। आओ मिलकर शब्द बनाएं। आओ मिलकर शब्द बनाएं। नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील कमल। चलिए ठीक है, फिर से आप उसी में सर्कल में खड़े हो जाइए। थोड़ा दूसरा मस्ती वाला है, ये समझ गए ना कि किस प्रकार हम लोगों को बच्चों को 2 अक्षर 3 अक्षर क्लासरूम में समझाना चाहिए। नेक्स्ट एक लाइन से खड़े हो जाएंगे सर्कल में, सर्कल में सब लोग खड़े हो जाएंगे। बोलेंगे, मैं जो बोलूंगी जस्ट उससे उल्टा
वो करना है। मैं जो बोलूँगी जैसे यही मैं बोलूँगी रोना तो आप लोग को हंसना है, यदि मैं बोलूँगी हंसना तो आप लोग को रोना है, यदि मैं बोलूँगी कि हाथ ऊपर कीजिए तो आप लोग इसका हाथ नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कंसंट्रेशन होगा विलोम शब्द में। तो आप लोगों को जस्ट उससे उल्टा करना है, घूमना। स्टॉप। पीछे होना, पीछे होना इसके आगे होना, जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सर्कल को बड़ा बनाएंगे। हंसना, घूमना, टर्न अराउंड, घूमना, हाथ नीचे रखना, नीचे देखना। देखिए आप लोग सामने में जो ऑडियंस है वो देखिए कि कौन जिपिंग कर रहा है। बैठो, बैठ जाओ, खड़े रहो, बैठ जाओ। इतना लेट नहीं करना है, नहीं तो सब लोग आउट हो जाएंगे। आगे आना, हाथ नीचे करना, हाथ ऊपर करना, हाथ नीचे करना, घूमना, खड़े रहना, घूमना, घूमना होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं आप लोगों को एक टॉपिक बता देती हूँ जो कि मुझे लगता है कि सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्धा शिक्षा योजना, ये महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया योजना है। इस योजना के अंतर्गत हम लोगों को ये बताया गया है कि बच्चे को कितना भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, लिखाया जाए, लेकिन जब तक बच्चे अपने हाथ से उस चीज को यूज नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बच्चे को हमेशा हम लोगों को एक्टिव रखना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ वर्क देते रहना चाहिए जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे से करे और सीखे। महात्मा गांधी जी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा, जिसको कि हम लोग बुनियादी तालीम भी कहते हैं, अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा को हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है, अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने चरखा योजना चलाया था, जिसमें कि बच्चों के द्वारा सूत काटना और कपड़े को बुनने का सारा चीज वो सिखाया करते थे। तो वर्धा योजना के अंतर्गत हम यही सीखते हैं कि बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करवाती रहनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी विषय हो, विषय इसमें मायने नहीं रखता है। तो अभी मैं कुछ वर्क देती हूँ। वो पेपर बैठे बैठे ही आप लोग बना लीजिएगा, जिससे कि मुझे लगे कि मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, ऑल्सो टैलेंटेड इन माय क्लासरूम। अभी तुरंत में बनाएंगे सारे बच्चे। हस्त कौशल का मतलब ही होता है कि अपने हाथों का प्रयोग करते हुए अपने एक्टिव माइंड के द्वारा चीजों को बना लेना। ठीक है, हस्त कौशल हो गया। अब आप लोग सभी बच्चे अपने अपने आपको जो भी उचित लगता है, जो आप समझे, आप अपने द्वारा उसको पेपर में ड्रॉ कीजिए और बनाइए। इससे सारे बच्चे की एक्टिवनेस समझ में आती है। 10 minutes over, all are completed, 10 or 15 minutes completed. Show your drawing, show your activity. देखिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तरह तरह से बच्चों ने यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाया, चित्र बनाया, झंडा बनाया। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू ऑल स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमेशा हम लोगों को बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है।
यदि हम इन रणनीतियों के साथ कक्ष में जाते हैं और बच्चों में पढ़ाई की रुचि को बढ़ाते हैं तो हमें अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं से कि वो भी अपनी राय साझा करें कि हमें अपनी मातृभाषा को बचाए रखने के लिए, उसको अधिक महत्व देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू अनीता मैम। थैंक यू विभा मैम। आपने जो शिक्षा के लिए जो रणनीति जो अपनाई है, जो नीति बताई है, वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। हमें भी अपने क्लास में जाने से पहले बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके जाना चाहिए क्लास में, जिससे बच्चों के साथ हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपने सामानों के साथ अगर क्लास में जाएंगे तो बच्चों को समझाने में हमें ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे बच्चे सीखेंगे भी जल्दी और समझेंगे। थैंक यू अनीता मैम। एनीवन और कोई? हिंदी विषय के महत्व को बनाए रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? जैसा आपने बताया मैम, इसमें कि कोई भी अगर विधि अपनाए और शिक्षक अगर क्लास में जाता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सीखेंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक शिक्षक में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण होते हैं। वो उसके साथ आपकी सिखाई बातों को और कुछ अपनी क्वालिटी अगर वो मिला दें, अपनी बातें मिला दें तो और बेहतरीन बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षक में बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारा ज्ञान है। वो इनके साथ साथ वो अपना भी ज्ञान इसमें डाल करके और उसको लगा दे तो कहते हैं कि फिर चार चांद लग जाएगा। थैंक यू रीता मैम। आज के आधुनिक युग में हम इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। ICSE CBSE बोर्ड की पढ़ाई करनी है जो कि इंग्लिश में ही होती है। लेकिन एज अ पेरेंट, एज ए टीचर हम बच्चों को हिंदी की वैल्यू बता सकते हैं। अगर हम लोग हिंदी की वैल्यू बताएं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको सीखना, अच्छे से ग्रहण करना, लिखना पढ़ना हमें आना ही चाहिए। अगर हिंदी हमें अच्छे से नहीं आती, अगर हम फ्रंट में जाके हिंदी में अच्छे से बात नहीं कर पाते, कुछ अच्छे से बोल नहीं पाते, तो ये शर्म की बात है। और ज़्यादातर बच्चे आज मॉडर्नाइजेशन में इंग्लिश बोलते हैं तो खुद में प्राउड फील करते हैं कि मैं इंग्लिश में अच्छे से बात करता हूँ और मुझे हिंदी नहीं आती समझ में। ये बहुत ही गलत बात है। बच्चों को हमें हिंदी की वैल्यू बतानी पड़ेगी क्या कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी के लिए हमें काम करना ही होगा एनी हाउ। और हिंदी का जो व्याकरण है उसे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से सिखाना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी राष्ट्रभाषा हमेशा जिंदा रहे और हम प्राउड फील करना। मैम यू आर राइट, वेरी राइट। क्योंकि हमारी पहचान ही हिंदी है। यदि हम दूसरे कंट्री भी जाते हैं तो हमारी पहचान भारतीय और हिंदी से ही होती है। तो सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी इधर पूजा मैम हैंडल करेंगे सर। बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ के गर्भ से निकलने के बाद सबसे पहले जो 2 या 3 साल के बाद हम शब्द सीखते हैं वो हिंदी शब्द माँ होता है। तो हमें अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उस शब्द को माँ से याद करते हुए इस शब्द का सही और आगे जा कर के इस हिंदी शब्दों का, अक्षरों का मान रखते हुए अपनी मातृभाषा पे हमें हमेशा विजय पाना चाहिए। तो गर्व से कहो हम हिंदी हैं। थैंक यू पूजा मैम, थैंक्स फॉर मोटिवेशन। यस रंजना मैम। शिक्षण की रणनीति और शिक्षण की विधियों के प्रकार में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है शिक्षण की रणनीति में सुकरात की नीति। और क्लास में, कक्षा में सुकरात की नीति सर्वोपरि मानी जाती है क्योंकि ये सुकरात की नीति है प्रश्नोत्तरी नीति,
जिसमें प्रश्न पूछो। ये प्रश्न सिर्फ बच्चे आपस में नहीं पूछ सकते, एक शिक्षक अपने बच्चों से भी पूछ करके उसके ज्ञान को आगे बढ़ाता है और बच्चे दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान को और भी आगे शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है और शिक्षा की रणनीति को आगे बढ़ाता है। शिक्षा की रणनीति में आपके जितने आगमन, निगमन, संश्लेषण, दृष्टात्मक और गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, उन उल्लेखों को अगर हमारे शिक्षक व्यवहार में लाए तो जो हमारी मातृभाषा है, हमारी हिंदी मातृभाषा, वो दूसरे अंक पर ना होकर के भारतवर्ष में प्रथम अंक को प्राप्त कर लेगी। धन्यवाद। यस मैम, वंदना, थैंक यू। इसी के साथ मेरा सत्र समाप्त होता है, लेकिन सत्र समाप्त करने से पूर्व मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसके कोऑपरेशन से, सहयोग से मेरा ये सत्र पूर्ण हुआ। धन्यवाद।